हेलो स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका इस सेशन में, इस मेधावी के सेशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खास चीज के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे हम कहते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन। जब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन में प्योर 100% प्योर मैथमेटिक्स है। यस, इट इज प्योर मैथमेटिक्स, इसके अंदर कोई केमिस्ट्री नहीं है। और देखो, एक सीधी सी बात यह है कि आप नीट के स्टूडेंट हैं, और नीट के स्टूडेंट अक्सर बायोलॉजी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स पसंद नहीं होता। तो मैं जानता हूं कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन को देखकर सबकी हालत खराब होती है। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन का जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स भी कोई एक नॉर्मल 11th 12th के लेवल का नहीं है, ये काफी हाई लेवल का मैथमेटिक्स है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस मैथमेटिक्स को जितना आसान बना सकता हूं उतना आसान बनाऊं। ठीक है। कोशिश ये करूंगा कि आपको हर चीज डिटेल में बहुत अच्छी तरह कराऊं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रियली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कि जो चीजें मैं डेलिबरेटली छोड़ रहा हूं, हां, मैं कुछ चीजें इसमें डेलिबरेटली छोड़ूंगा। जैसे कि मैं आपसे पूरी की पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूंगा और उसके बाद मैं कहूंगा कि इसका सोल्यूशन ये है। हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो वो अगर मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे यह है कि प्लीज इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को और ज्यादा एक्सटेंड मत कीजिएगा, इसे और ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज को करवाने के तीन तरीके होते हैं, किसी भी चीज को पूरा करने के तीन तरीके होते हैं। एक, खुद कर लीजिए। दूसरा, किसी को पैसे देके करा लीजिए। और तीसरा, बच्चों को मना कर दीजिए कि यह चीज नहीं करनी, वो चीज पक्का हो जाएगी। तो बेटा, मैं जानता हूं कि मैं यहां पर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने से मना कर रहा हूं, और आप कहेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हम जरूर करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ के मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहली चीज समझ में नहीं आएगा, दूसरी चीज अगर समझ में आ जाएगा तो कई घंटे लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे। हमने बीएससी में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसे सॉल्व करने में हमें 20 घंटे लगे थे, 20 आवर्स लगे थे हमें बीएससी में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। की है मैंने, मुझे आती है। 20 घंटे लगे थे। तो अगर आप वो 20 घंटे लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, और उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आप आईआईटी के भी स्टूडेंट हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, करना चाहेंगे कर लीजिए, मिल जाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन पे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। योर विश। ठीक है, तो ये हमारा सजेशन है। आगे आप समझदार हैं, आप जैसे चाहें कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से ये श्रोडिंगर इक्वेशन कराऊंगा। अब मैं कौन, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। और ये जो रैंक्स यहां पर लिखी हुई है, प्लीज रिमेंबर, ये मेरी रैंक्स नहीं है, ये रैंक्स हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स टॉट बाय मी। अब कोई कहता है, कई लोग कहते हैं कि सर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो क्या आपको क्रेडिट मिलना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैंने उन स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं किया। ठीक है, मैंने उनका बुरा नहीं किया, मैंने जो भी किया सही किया, उनको प्रॉपरली गाइड किया है, जिससे कि वो अपना जो पोटेंशियल है उसे अचीव कर पाए। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, जो आपके लिए जरूरी है वही बताऊंगा। ओके, हमारी है ये सेशन चल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव एज मेधावी नीट 2022। दिस इज द सेशन गोइंग ऑन यूट्यूब। दिस इज द एंटायर टीम जो आपके साथ है। 10 बजे होती है हमारी क्लास, तो ये 10 बजे रोज का सेशन आपके साथ, मेरे साथ है। ठीक है, ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है t.me/unacademy_neat_official। इस चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस है, उन सब के लिंक्स आपको यहीं पर मिल रहे हैं। तो यहां पर इसको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और साथ ही साथ अनअकैडमी इज योर परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर नीट यूजी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे
हमारे पास कॉम्बो ऑफर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ, लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस है, एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। तो यू हैव एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अनअकैडमी फॉर योर सक्सेस। तो दिस इज व्हाट यू हैव इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी अनअकैडमी की हेल्प मिल जाती है। यू गेट द हेल्प फ्रॉम अनअकैडमी फॉर योर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलवेज। तो आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अनअकैडमी से बात कर सकते हैं। अभी मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप 10 से 7 बजे के बीच में क्लास खत्म होगी, तो आप यहां पे कॉल करके आप अपने बारे में पता कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरीके से मिल सकती है। यू कैन ज्वाइन यूजिंग द कोड AV Live। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, श्रोडिंगर इक्वेशन की। जब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटी सी बात, नेवर ट्रस्ट एन एटम, दे मेक अप एवरीथिंग। तो छोटा सा एक मीम है ये, एंड हियर वी हैव द स्टेटमेंट बाय श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ये कहता है कि नॉट ओनली द यूनिवर्स इज स्ट्रेंजर दैन वी थिंक, इट इज स्ट्रेंजर दैन वी कैन थिंक। यानी कि हम जो जितना इसको अद्भुत सोचते हैं ये उतना अद्भुत नहीं है, ये हमारी सोच से भी परे है। जितना हम सोच भी नहीं सकते ये उतना अद्भुत, उतना अविश्वसनीय है। सो देयर आर थिंग्स दैट आर सो सीरियस दैट यू कैन ओनली जोक अबाउट देम, like universe and atom. So these are the statements given by Werner Heisenberg, who gave the Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, चलिए बात करते हैं एक चीज की जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम अपने आप से कुछ सवाल पूछ लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। होते क्या हैं? देखो यहां पर हमारे पास है 4 + 4, 10 - 2, 4 × 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2⁻³ जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2⁻³ √64। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास हैं। इसमें मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि सर अब इतना भी मजाक मत उड़ाइए कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप हमसे ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि इसका मैथमेटिक्स क्या होता है। नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ना ही मैं आपसे कुछ ऐसा कहने की बात कर रहा हूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इनका जवाब सीधा सीधा है, इन सबका जवाब 8 है। ये सवाल नहीं थे, सवाल ये था इस प्लस का क्या मतलब है, ये क्या है, इस माइनस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है। ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल जैसे हमने प्लस का मीनिंग निकाला था, ठीक है, तो यहां पर ये जो प्लस है ना, ये बता रहा है कि ये इन दोनों का सम होना चाहिए। इस सिंबल को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। दिस सिंबल इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, इस सिंबल को, ठीक है, जब हम इस सिंबल की बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो एक बात बड़ी मजेदार सी है, बहुत ही मजेदार सी है। ये हमें ये बताता है कि हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, पर ऐड करने में हमें क्या करना है वो ये नहीं बताता। इसके लिए हमें एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हमें पता है कि 4 + 4 को अगर हमें ऐड करना आता है, तो क्या ये बताइए आप 1/4 + 1/4 को ऐड कर पाएंगे? कि एक बच्चा जिसने 4 + 4 सीख लिया है, उसे अगर 1/4 और 1/4 को ऐड करने के लिए दे दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? या फिर उसे अगर कह दिया जाए कि उसे x + x को ऐड करना है, तो क्या वो ऐड कर पाएगा? या उसे कुछ मैट्रिसेस ऐड करने के लिए दे दिया जाए, डिटर्मिनेंट्स ऐड करने के लिए दे दिया जाए, कुछ फंक्शंस को ऐड करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या वो कर पाएगा? मजेदार बात यह है कि ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब इस बात से बदल जाता है कि ये किसके बीच में लिखा गया है। यानी कि ये जो यहां पर टर्म्स हैं, ये जो यहां पे एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन कौन से हैं उसके हिसाब से
ये प्लस का मतलब बदल जाता है। हम एक ही तरीके से हर नंबर को, हर नंबर्स को, हर एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अजीब बात लगती है ना। एक सबसे अजीब बात मैं आपको यह बताऊंगा कि जब आपने पहली क्लास के अंदर एडिशन सीखा था, तब से लेकर आप जब तक आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तब तक आप हर साल आप फिर से एडिशन सीखते हैं। एक बार आपने नंबर्स का एडिशन सीखा अप टिल एडिशन टिल 10, फिर उसने आपके आपके आपने नंबर्स का एडिशन सीखा बियॉन्ड 10, फिर आपने कैरी फॉरवर्ड का एडिशन सीखा। भाई सीधी सी बात है, जिसको 14 प्लस 4 आता है, उसको अगर ऐड करने के लिए कह दो कि आप 16 प्लस 16 ऐड कर दो, या 16 प्लस 16 ऐड कर लो, जिसको 4 प्लस 4 ऐड करना आता है वो 16 प्लस 16 ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे एक कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। देयर इजंट एनी मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर बाय देमसेल्व्स। इनका मीनिंग हमें डिफाइन करना पड़ता है। यस, वी हैव टू डिफाइन देयर मीनिंग, और ये डेफिनेशन इस बात से चेंज होती चली जाती है कि आखिरकार ये मैथमेटिकल ऑपरेटर किस क्वांटिटी पर वर्क कर रहा है। ये होल नंबर्स पे वर्क कर रहा है, नेचुरल नंबर्स पे वर्क कर रहा है, वेरिएबल्स पे वर्क कर रहा है, एक्सप्रेशंस पे वर्क कर रहा है, प्रोसेसेस पे वर्क कर रहा है, किसी पर भी वर्क कर सकता है। और हर चीज के साथ इस मैथमेटिकल ऑपरेटर का मीनिंग बदल जाएगा। इज दैट ओके? बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, उनके मीनिंग की बात करते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये देखा होगा आपने, मैथमेटिकल ऑपरेटर बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसे हम कह देते हैं अंडर रूट। ऐसे बना देते हैं अंडर रूट। अभी अंडर रूट आता कहां से है? कभी सोचा है कहां से आपको मिलता है अंडर रूट? ये अंडर रूट आपको मिलता है फ्रॉम वर्ड रूट। ये और कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा आर है इस रूट वर्ड का। अब आपको समझ में आ रहा है? आपको लगता होगा पता नहीं मैथमेटिकल ऑपरेटर डिसाइड करने के लिए, सिंबल डिसाइड करने के लिए लोग कितना सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते, जो सबसे सिंपल चीज समझ में आती है वो चिपका देते हैं। तो यहां पे ये आर को लिख दिया, दैट इज रूट। ठीक है। अब आपने ये वाला सिंबल भी देखा होगा, बड़ी बार देखा होगा, डरावना सिंबल है। मुझे बहुत डर लगता था इस सिंबल से, रियली मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पास मैथमेटिक्स था 11th एंड 12th में, लेकिन मुझे इस सिंबल से बड़ा डर लगता था। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, डरावना। बाद में रियलाइज हुआ है तो कुछ भी नहीं है, सम। इंटीग्रेशन होता क्या है? कॉन्टिन्यूड समेशन। मतलब कि हमारे पास क्वांटिटीज इतनी छोटी 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 डिफरेंस पर होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअम बन जाता है। हर पॉइंट, एवरी पॉइंट को ऐड करने को उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसे कंटिन्यूड समेशन, उसे इंटीग्रेशन बोल दिया जाता है। जब डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। तो ये सीधा सीधा सम है। ठीक है। अगर हम एंड की बात करते हैं, जो हम प्लस की बात करते हैं, प्लस, प्लस क्या है? प्लस तो ये है, देखो, ये जो एम्परसेंड होता है ना, ये यहां पर ये जो बना है, ये सिंबल, ये एंड यहां से आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन, इनटू, जब भी कोई टारगेट बनाते हैं तो वो क्रॉस कर देते हैं, इसमें जाना है, इनटू, इसलिए इनटू बोलते हैं, 2 into 2। डिवीजन क्या है? एक लिया, उसको काट दिया, तो ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया, डिवाइड कर दिया, दिस इज डिवाइड, डू डिविजन्स। कुछ नहीं है, सीधा सीधा सिंपल से सिंबल्स हैं। समेशन, समेशन क्या है? अगेन एस ऑफ ग्रीक, सिग्मा एस। क्या है इन ऑपरेटर्स के अंदर? कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर कैसे भी डिफाइन कर दीजिए, लेकिन ऑपरेटर आपको कोई भी सिंबल चूज कर लीजिए, उसके बाद आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, तो यहां पर हमारे पास दीज सिंबल्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ देमसेल्व्स। अब एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, या फिर एक, चलो हम एक सिंबल डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से वी डिफाइन एन ऑपरेटर। We define an operator, mathematical operator, H. There was a person, there was a scientist, there was a mathematician who was named as Hamilton. तो उन्होंने कहा मैं अपने नाम से एक ऑपरेटर डिफाइन करूंगा, H। तो H को कहा गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
दिस वॉज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी क्वांटिटी पे वर्क करेगा। वो क्वांटिटी कोई नंबर हो सकता है, कोई क्वांटिटी एक फंक्शन हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसपे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वर्क करेगा। तो दैट सिंबल, दैट फंक्शन वाज डिफाइंड एज साई। इसको बोलते हैं पी एस आई, लेकिन इसको पसाई नहीं बोलते, इसको साई बोलते हैं, समथिंग लाइक एस आई जी एच, साई। ठीक है। इसको देख के बहुत लोगों का सांस चढ़ जाता है, जिन लोगों को इसके बारे में पता है। हमें हमें पता है ना कि जब बीएससी के अंदर जहां कहीं भी ये सिंबल आ जाता तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती थी इस सिंबल को देखते ही। प्लीज रिमेंबर, ये जो ऑपरेटर है, ये जो यहां पे हमने ये सिंबल डिफाइन किया, दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जो सबसे पहली चीज होती है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो ये होती है कि हमें इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को डिफाइन करना होता है, हमें इस साय को लिखना होता है। Okay, so that is what we have as Hamiltonian operator, and this is what we have as psi. Psi को कहा जाता है वेव फंक्शन। psi को कहा जाता है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव एज द psi विच इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। अब ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये इस साय पर वर्क करता है। कभी कभी इसको सीधा सीधा एच साय लिख दिया जाता है, यानी कि जैसे एक फंक्शन के साथ एफ एक्स लिख देते हैं, जी एक्स लिख देते हैं, या समेशन ऑफ एक्स लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो वही चीजें यहां पर भी है जो हम यहां पर लिख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एच साय। अब एच साई जब हम यहां पे लिख रहे हैं, तो कभी कभी इसके ऊपर यहां पे कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, जस्ट टू शो दैट दिस इज एन ऑपरेटर, बाकी जो भी मर्जी लिखना है। तो दिस इज एच साई। अब कोई भी ऑपरेटर अगर किसी क्वांटिटी पे वर्क करता है, तो वो वर्क करने के बाद कोई रिजल्ट देता है। जैसे अगर हम 4+4 लिखते हैं तो इक्वल टू कुछ आता है, अगर हम 4/2 लिखते हैं तो इक्वल टू कुछ आता है। यानी कि जब भी कोई ऑपरेटर किसी क्वांटिटी पे वर्क करता है, तो वो कोई रिजल्ट देता है। तो यहां पर वो रिजल्ट इसकी कोई क्वांटिटी होती है, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई आंसर होता है। तो दिस गिव्स अस ई ऑफ साई। नाउ ई इज व्हाट वी कॉल एज एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब साई के साथ वर्क करता है तो वो एनर्जी देता है। यहां पे ये वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। तो यहां पर जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे वर्क करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन सामने लिखी है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यूजलेस form of Schrodinger equation. So this is the useless and the most simplified form of Schrodinger equation. कुछ समझ में नहीं आता, अगर किसी को ये लिख कर दे दोगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा। इसको तो एज सच हम कोड्स में यूज कर सकते हैं, कोड वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एच साई इक्वल टू ई साई। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज the Hamiltonian operator and the simplest form of the Schrodinger equation. Now, once we have talked about the simplest form of the Schrodinger equation, अब आप कहोगे सर ये आपने लिख दिया, इसका हम करें क्या? हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ पता तो चल नहीं रहा। तो चलिए जरा समझते हैं कि H और E से हमें करना क्या है। तो नाउ वी गेट द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहां पे हमने डिफाइन किया फंक्शन साई, हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया एच, और जब ये जो चीज निकालता है वो निकली ई। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। The operator or the set of instruction is called the Hamiltonian operator. The function psi is termed as the wave function of the electron wave, and E is the energy of the electron wave. ठीक है। तो यहां पर जरा अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट इंफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है। अब जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहां पर इस श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर हमारे पास कुछ इक्वेशन बनती है। अब इक्वेशन क्या बनती है, मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के दे रहा हूं। आप देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी सब्सटेंस के लिए लिखी जा सकती है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए लिखी जा सकती है। लेकिन हम जब बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ हाइड्रोजन एटम।
So we are going to write the Schrodinger equation for a hydrogen atom. ठीक है, हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एटम. तो अब जो इक्वेशन मैं लिखने वाला हूं वो सिंपलेस्ट इक्वेशन है. प्लीज देख के डरना मत कि अगर सिंपलेस्ट इतनी है तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होगी. आपको इस सिंपलेस्ट इक्वेशन के आगे कहीं जाना ही नहीं है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है. In case of hydrogen atom, the energy of electron depends only on its position with respect to the nucleus. तो न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस बात पर डिपेंड करती है. अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर जब भी हमने अब तक जितना भी किया है, किसी भी चीज की जब हमने एनर्जी निकाली है तो हमने यही तो निकाला है कि उसकी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से हमने एनर्जी निकाल ली है, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या है उसके हिसाब से हमने एनर्जी निकाल ली है. तो यहां पर आप कौन सी नई बात बता रहे हो, यहां पे ऐसी खास बात क्या है भाई. पोजीशन पर ही तो डिपेंड करती है, और किस चीज पर डिपेंड कर सकती है. तो मैं आपको एक बात बताता हूं. यहां पे हमारे पास एक एटम, एक न्यूक्लियस है, और लेट अस कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है. या हम बोहर्स थ्योरी की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है. अब अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और इस इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी एक टोटल एनर्जी है. और वो टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर चेंज नहीं हो रही है, उसकी टोटल एनर्जी वही की वही है. इट हैज नो चेंज इन द टोटल एनर्जी. तो ये इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी है. मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है, और बस मुझे पता चल जाएगा उसकी कितनी एनर्जी है. ठीक है, बोर्स की इक्वेशन के अंदर यही तो है. आप सीधा सीधा डिस्टेंस बता दीजिए एंड यू विल नो कि आखिरकार इसकी कितनी एनर्जी है. लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और है, एक और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की जगह ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहां पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है. अब जब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों के घूमने की बात कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के, तो यू वुड फाइंड अ पेक्यूलियर थिंग. जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करते चले जाएंगे, इनकी रिलेटिव पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती चली जाएगी, इस रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने से हर इंस्टेंट पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी भी मान लें तो भी दूसरे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हर इंस्टेंट पर एनर्जी बदल जाएगी. कई बार स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि भाई टाइम के साथ हम एनर्जी कैसे बदल सकते हैं, या टाइम के साथ कैसे हो सकता है फर्क. तो मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल सा. लेट अस से आप एक गार्डन में एक बहुत सिंपल सी एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं. एक गार्डन में, अच्छे से सुंदर से गार्डन में आप एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं. आप उस गार्डन में कितने कंफर्टेबल है, ये इस बात पर तो डिपेंड करता ही है कि आपकी कुर्सी कैसी है, आपका गार्डन कैसा है, आपके आसपास क्या है. इस बात पर तो डिपेंड करता ही है, यानी कि आपकी पोजीशन पर तो डिपेंड करता ही है. वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो दिन का कौन सा समय है, दोपहर है, रात है, सुबह है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात हो रही है. तो यानी कि समय के साथ साथ आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट समय के साथ बदल रहा है उसकी वजह से आपका कंफर्ट लेवल चेंज हो जाता है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजह से ही इसकी एनर्जी नहीं बदलेगी, इसके टाइम के साथ साथ बदल जाएगी. तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सिर्फ उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है. ठीक है, एंड दैट इज वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बोल देते हैं. हाइड्रोजन लाइक स्पीशी.
ठीक है। एक बड़ी मजेदार सी बात है कि बोहर्स की थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो बोहर्स की थ्योरी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए ही वैलिड है, क्योंकि वो भी सिर्फ पोजिशनल एनर्जी की बात कर सकते थे। अगर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए द एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन, बल्कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन system, the energy depends not only on position but time as well. ठीक है। सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए द इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। और ये जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आज की तारीख में भी जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ जाते हैं। तो बोहर की थ्योरी के अंदर हम एक ड्रॉबैक बताते हैं कि बोहर की थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम थ्योरी की बात करें, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, ये भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही कंप्लीटली सॉल्व हो सकती है, बाकी सारे सिस्टम के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ जाते हैं। तो बोहर की थ्योरी का जो ड्रॉबैक है ना, वो एक्चुअली मैथमेटिक्स का ड्रॉबैक है रादर देन बोहर्स थ्योरी। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। जबकि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दिस इज द only time independent equation. This is the only time independent equation that we have. That is what we have as the Schrodinger equation for hydrogen atom. So this is the only time independent equation. ठीक है, दिस इज द ओनली टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, चलिए, ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर ली, ये हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर ली। अब यहां पर जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसके आगे चलिए अब हम जरा इस इक्वेशन की बात करें। अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन पोजीशन पर तो डिपेंड करेगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर हमने बोला है कि यह पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, पोजीशन इज डिफाइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, जिसमें मुझे सिर्फ दो ही पता है। एक हम अक्सर यूज करते हैं, दूसरे का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिसे हम बोलते हैं कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है, जिसको आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, जिसको नॉर्मली बोला जा सकता है लेंथ, ब्रेथ and height. So it is length, breadth and height. That is what we call as x, y, z. x, y, z जो मर्जी बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं x, y, z, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर हमें किसी पॉइंट का एक ऑरिजिन से एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, हर किसी केस में जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये x, ये y, ये है x, y, z, ऐसे है हमारे पास, तो हमारे पास ये अगर एक वेक्टर बना देते हैं हम, लेट अस मेक अ वेक्टर और उसकी पोजीशन की बात करें,
तो लेट्स मेक दिस वेक्टर एंड इट्स पोजीशन। तो यहां पर अगर हम इसके पॉइंट की पोजीशन की बात करते हैं तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो हमें बताते हैं इसकी पोजीशन इन अ बॉक्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक बॉक्स बना सकते हैं। तो बॉक्स जब बनाते हैं तो चलिए इसका बॉक्स बना दें। तो दिस इज व्हाट वी मेक एज द बॉक्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें इसकी वेक्टर की पोजीशन बता देते हैं इन अ बॉक्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं विच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास आ जाता है आर थीटा एंड फाई। आर थीटा एंड फाई की जब हम बात करते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिव द पोजीशन इन अ स्फेयर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूरे के पूरे यूनिवर्स को एज अ बॉक्स कंसीडर करते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पूरे के पूरे यूनिवर्स को एज अ स्फेयर कंसीडर करते हैं। तो फर्क कोई पड़ता नहीं है, आप यूनिवर्स को बॉक्स कंसीडर कर लीजिए या स्फेयर कर लीजिए, क्योंकि हर एंड तक हमें पता ही नहीं किसकी लिमिट क्या है, हमें पता ही नहीं किसकी शेप है। तो जो आपको कंसीडर करना कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बॉक्स में कंसीडर कीजिए चाहे स्फेयर में कंसीडर कीजिए। और जब हम रिक्वायरमेंट जैसी होती है हम उसी हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सिस्टम है, सिंपल सी बात है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशी दैट इज द सिस्टम विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देम डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन with respect to the nucleus. That is what we have discussed as yet. The electron feels only the attractive force of the nucleus, which depends only on the distance of the electron from the nucleus. और किसी चीज पर यह attractive force depend नहीं करता। Okay. The simplest Schrodinger equation valid only for hydrogen atom, यानी कि time independent equation is del square psi upon del x square del y square is equal to del psi square del square psi upon del y square del square psi upon del z square plus 8 pi square m h square e minus v psi x y z equal to 0। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है ये कौन सी भाषा है, यही पूछोगे सर ये कौन सी भाषा में आपने बोल दिया, ये है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा जो फालतू की चीज है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड बोलो एक्स वाई जी बोलो आपकी मर्जी है, आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स व्हिच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स। यानी कि इस केस में दे विल गिव द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्स। ठीक है, यहां पे हमने एटम को एज अ बॉक्स कंसीडर कर रखा है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हमने वो निकाल दिया। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻³ जूल सेकेंड। and E is the total energy of the electron. E is the total energy electron. V represents the potential energy of the electron. और मजेदार बात यह है कि ये जो डिफरेंशियल पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, अगर सारी की सारी एनर्जी को एक साथ ले आओगे तो टोटल क्या आएगा, जीरो। तो ये जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सारी की सारी एनर्जी टर्म्स को एक साइड पे मूव कर दिया है। एक बात का ध्यान रखना, E इज नॉट द एनर्जी, V इज नॉट द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑपरेटर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है और काइनेटिक एनर्जी हमें साथ में मिल जाता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट श्रोडिंगर इक्वेशन made for a single electron system that is time independent।
equation. So this is time independent equation, which is what we call as the Schrodinger's equation. समझ आ गई बात? So that is what we term as the Schrodinger's equation. Now this is valid only for the hydrogen atom. और किसी के लिए valid नहीं है ये. चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है हमें. What exactly is this? अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हमारे पास हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं. जैसे कि हमारे पास ये डेल है, ये हमारे पास साई है, ये हमारे पास एक्स वाई जी है और ई माइनस वी है. अब यहां पे दो चीजें देखो, मैंने आपको एक एक्स वाई जेड के बारे में तो बता दिया, ये क्या चीज है ये तो मैंने आपको बता दिया. अब मुझे दो चीजों के बारे में बताना है, ये डेल के बारे में बताना है और ये साई के बारे में बताना है. दो चीजों के बारे में बताना है. तो चलिए पहले मैं आपको इस डेल के बारे में बता देता हूं. अगर हम इसकी बात करते हैं ये या फिर डी. अब इतना मैथमेटिक्स तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन नाम की एक चीज होती है. नाउ दीज डेल एंड डी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज partial differential operator. This is partial differential operator used when function has more than one variable. ठीक है, तो अगर फंक्शन के पास एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर लिया जाता है. तो एक से ज्यादा वेरिएबल. अब जैसे साई की हम बात कर रहे हैं तो साई इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. तो क्वाइट ऑब्वियसली यहां पे हमें पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, हम सिंगल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर. अब जब हम डी की बात करते हैं तो दिस इज अगेन अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये यूज होता है व्हेन द फंक्शन इन वन वेरिएबल. दिस इज द फंक्शन इन वन वेरिएबल. जब एक वेरिएबल में फंक्शन होता है तो हम डी का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे हम डेल की बात करें चाहे हम डी की बात करें, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं infinitesimally small, immeasurable quantity. तो डी और डेल दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इमेजरेबल क्वांटिटी को. मतलब कि ये क्वांटिटी इतनी छोटी है कि हम इसे मेजर ही नहीं कर सकते. कोई इंस्ट्रूमेंट इस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकता, ना ही हम इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी छोटी है. दिस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल immeasurable quantity. That is what we have as del और d. अब एक सवाल आपके पास फिर से आ जाता है कि सर ये इमेजरेबली स्मॉल क्वांटिटी, आप कह रहे हो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो है क्या? हम किस तरीके से अपने आप को समझाएं कि इमेजरेबल स्मॉल क्वांटिटी है? व्हाट एग्जैक्टली इट वुड मीन? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, एक छोटी सी एनालॉजी दे सकता हूं, बल्कि एनालॉजी क्या, एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता हूं कि इमेजरेबल स्मॉल क्वांटिटी आखिरकार होती क्या है. ठीक है, जरा समझे इस इमेजरेबल स्मॉल क्वांटिटी को. ठीक है, चलो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आगे लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, तो इमेजरेबल स्मॉल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ छोटा सा, मैं देखो पुराने मैथमेटिक्स में जा रहा हूं, बहुत पुराना मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है, बचपन में जो पढ़ा था, वो डेसिमल को रैशनल नंबर में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तुमने किया था, बचपन में किया था रैशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में. हमारे पास एक नंबर है 1. ठीक है, और एक नंबर है 0.9 बार. दिस इज नंबर 1, दिस इज द 0.9 बार. ठीक है, अब अगर आपको याद है कि बार का क्या मतलब है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं. 0.9 बार का मतलब होता है 0.9999999. दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल. दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल 0.9 बार.
ठीक है, अब ये हमारे पास है 0.9 बार एंड 1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 0.9 बार में से बड़ा कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर इन दीज टू, मेरे ख्याल से आप में से किसी को ऐसा डाउट नहीं होगा, आप सीधा सा बोलोगे सर 1 इज मोर देन 0.9 बार, क्योंकि तो 999 है, तो यहां पे तो 1 आ गया। तो ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0.9 बार, नो डिबेट्स अबाउट इट, नो कंफ्यूजन अबाउट इट। लेकिन कंफ्यूजन तब आता है जब आपसे कोई पूछता है कि 1 से 0.9 बार से 1 कितना बड़ा है। मतलब कि अगर हम 1 में से 0.9 बार को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, स्टूडेंट पता है अक्सर बोलते हैं सर ये भी कोई बात है 0.1 बार, नहीं। अगर 1 में से हम 0.8 बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 0.1 बार। समझ में आ रही है बात? करके देखो, करके देखो। ये देखो ना, 1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है, 1 में से 0.88 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये वैल्यू आएगी 0.12। समझ में आ रही है बात? फिर 1 में से अगर आप 0.888 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आएगी वैल्यू 0.112। ठीक है, अगर आप 1 में से 0.8888 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आएगी 0.1112। और अगर आप 1 में से 0.8 बार को सब्ट्रैक्ट करते हो तो दैट विल कम आउट टू बी 0.1 बार और लास्ट में 2। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अब अगर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आता है 0.1। ठीक है, अगर आप 1 में से 0.99 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आता है 0.01। अगर आप 1 में से 0.999 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आता है 0.001। और अगर आप 1 में से 0.9 बार को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आता है 0.0 बार और लास्ट में 1। यानी कि इस 1 और 0 के बीच में, पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट जीरोज है। ये जो क्वांटिटी है, दिस इज infinitesimally small. For all practical purposes, this quantity is zero. लेकिन डिफरेंशियल के लिए ये कैन बी जीरो, इट कैन बी कंसिडर्ड जीरो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, लेकिन जीरो एक्चुअली नहीं है। तो ध्यान रखना, वेरी स्मॉल, इमेजरेबल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी। तो जब हम डिफरेंशियल लिखते हैं तो हम इतने इंक्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं और इसी को हम कॉन्टिन्यूअम बोलते हैं कि एक क्वांटिटी, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी हैव, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी। तो डी और डेल का फर्क आपको समझ में आ गया ना, इसका क्या मीनिंग होता है, डी का क्या मीनिंग है, डेल का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी का क्या मीनिंग है। नाउ, having talked about this infinitesimally small quantity, अब हमें एक और चीज की बात करनी है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास है एक सिंबल psi. Now this symbol psi is called the wave function. ठीक है, वेव फंक्शन क्या करता है? इट गिव्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन अ गिवन region. ठीक है, दिस गिव्स अस द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इन द गिवन रीजन। तो ये है हमारे पास साई, द वेव फंक्शन। अब जब हम इस वेव फंक्शन की बात करते हैं तो इस वेव फंक्शन की ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात है कि साई इज डिफरेंशिएबल।
अब जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं ना डिफरेंशिएबल, अब ये मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएबल गिव्स अस अ लॉट मेनी थिंग्स। सबसे पहली बात है डिफरेंशिएबल की कुछ कंडीशंस होती हैं, एक सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर साई की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू नहीं हो सकती। दिस हैज टू बी सिंगल वैल्यूड, दिस हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, it cannot be breaking apart, this should be continuous, this should be single valued and so forth। इसके बारे में differentiable की बात आ जाती है। तो ये हमारे पास psi is differentiable, single valued continuous function। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, psi is a complex function। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब यह है कि यहां पर एक वो आई फैक्टर आ जाता है, अंडर रूट -1। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज it has imaginary and real part। तो psi has imaginary and real part, psi is a complex function। ठीक है, अब क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, psi x एक सिंबल में लिखा जाए तो इट कुड बी समथिंग लाइक a cos x प्लस b iota b साइन एक्स, कुछ इस तरीके से हो सकता है। या फिर इसको लिखा जा सकता है e रेस टू पावर न्यू आयोटा न्यू एक्स, समथिंग लाइक दैट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज में लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरह है। तो यहां पर सिंस इट हैज imaginary part, it has no physical significance, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल वेव इक्वेशन की बात करें, अब देखो मैं नहीं जानता कि आप में से कितने 11th क्लास के स्टूडेंट है, कितने 12th क्लास के स्टूडेंट है, कितने वेव इक्वेशन को जानते हैं, कितनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में किया है। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, जब भी हम ये वेव इक्वेशन की बात करते हैं, तो वेव इक्वेशन गिव्स अस द amplitude of the wave। तो wave equation is actually an amplitude equation। Wave equation is actually an amplitude equation। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड बताती है वेव का, पर टाइम या जो भी हम बताना चाहते हैं, पोजीशन के साथ, टाइम के साथ, वॉट एवर यू वांट टू से, इट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड। और जब ये वेव इक्वेशन एक्चुअली एक एम्पलीट्यूड इक्वेशन है, तो हम ये कह सकते हैं psi इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। The psi is similar to the amplitude of the electron wave। It is not actually the amplitude of the electron wave, क्योंकि amplitude is a real function, जबकि psi एक complex function। तो इसलिए हम similar ही बोल सकते हैं, real actually same नहीं बोल सकते। This is amplitude is a real function। ठीक है, अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, intensity of a wave, the brightness of light, the loudness of sound, it is proportional to the amplitude square। तो it is dependent on square of the amplitude। तो intensity हमारे amplitude square से हम intensity निकाल सकते हैं। अब intensity का हर चीज के लिए मतलब बदल जाता है। जबकि लाइट के लिए हम बात करते हैं तो intensity का मतलब होता है उसके ब्राइटनेस, उसको कितनी ज्यादा चमक है, उसकी कितनी ज्यादा ब्राइट है। जब हम बात करते हैं साउंड की तो इट बिकम्स द लाउडनेस। लेकिन जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन, कि यहां पर कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन है, कितना पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दैट बिकम्स द
probability of finding the electron. अब देखो जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं तो जहां पे साउंड सबसे ज्यादा लाउड है वहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ साउंड है, जहां पर हम लाइट की बात करते हैं जितनी ज्यादा ब्राइटनेस है वहां पर लाइट की परसेंटेज उतनी ज्यादा है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन वेव, intensity of electron in a region is probability of finding the electron in that region. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन. तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. अब सिंपल सी बात ये है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वी टेक द रियल पार्ट ऑफ इट, और वैसे भी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां पर दिस बिकम्स द रियल फंक्शन. तो यहां पर इसको ऐसे लिख दिया जाता है, या फिर इसको साई को ऐसे करके स्क्वायर कर दिया जाता है, वॉट एवर दे वांट टू राइट इट. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज द रियल पार्ट. तो साई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव रियल फंक्शन. तो स्क्वायर ऑफ साई, square of psi gives the probability of finding electron in a given region. So that is what we have as the characteristic of psi. ठीक है. तो जब हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और psi की वैल्यू निकालते हैं, तो that is a unique value of the psi, and that unique value is called the eigenfunction. The unique value of psi, which we obtain after solving the Schrodinger equation. क्लियर. तो ये हमारे पास आ जाती हैं ये वैल्यूज श्रोडिंगर इक्वेशन की. चलिए, once we have talked about this Schrodinger equation, we have talked about the eigen values, eigen functions. अब यहां पर सीधी सी बात है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट psi itself does not have any physical meaning. The intensity of classical waves such as sound and even light depends on the square of its amplitude. For sound, the intensity is its loudness. For light, it is the brightness. For electron, it would be the probability of finding it in a given region. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास है सिमिलरली फॉर psi द स्क्वायर इज अ पॉजिटिव रियल फंक्शन. तो psi स्क्वायर एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है which gives the probability of finding the electron in a different region of space around the nucleus. तो ये हमारे पास psi स्क्वायर का मतलब आ जाता है. ठीक है. और ये हमारे पास है कि which is the infinitesimally small value. अब एक बात की बात ध्यान से सुनो. ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास थी, दिस गिव्स अस एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स. दिस गिव्स अस एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है, एन एटम इज बेटर कंसीडर्ड अ स्फीयर than a बॉक्स. ठीक है. अब आप स्फेरिकल बॉक्स की बात करो तो बात अलग है, लेकिन एटम को अगर हम स्फेयर कंसिडर करें तो वो ज्यादा अच्छा है रादर देन कंसिडरिंग इट अ बॉक्स. ठीक है. तो अब इसका मतलब है दैट मीन्स spherical
coordinates are better to express the position of electron instead of Cartesian coordinates. ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, they would correspond to the spherical coordinates as r, theta and phi. तो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा एंड फाई. तो चलिए अब देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का क्या रिलेशन है, और उसमें आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आती चली जाएंगी. आज का जो ये लेक्चर चल रहा है, कल का लेक्चर चलेगा, परसों का जो लेक्चर चलेगा, ये लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, इन लेक्चर्स के अंदर आप ध्यान से समझते चले जाइएगा क्या क्या हो रहा है. इट इज गोइंग टू गिव यू अ रियल इंसाइट एंड रियल, मुझे तो लगता है, एंटरटेनमेंट अबाउट व्हाट एटम इज और हम किस तरीके से इसके अंदर चलते चले जा रहे हैं. तो दैट इज व्हाट वी हैव आर, थीटा एंड फाई. दीज आर व्हाट वी कॉल एज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो चलिए अब जरा उसकी बात करें. तो कोऑर्डिनेट्स दैट दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स डिफाइन द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. यहां पे हमने बात की एक्स, वाई एंड जेड की. तो जब हम एक्स, वाई एंड जेड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. यहां पर हमारे पास ये एक पॉइंट बना दिया हमने स्पेस के अंदर. ये एक पॉइंट पी ले लिया, रेड से दिखाई दे रहा है आपको ये पॉइंट पी. दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज इन रेड, तो मुश्किल से दिखाई दे रहा है आपको. Three coordinates that define the location of a point in three-dimensional space. They are the length of its radius vector r. तो यहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी आर वेक्टर. इसकी लेंथ की बात कर सकते हैं, तो दैट इज द लेंथ. एक सबसे पहली बात, रेडियस आर वेक्टर. ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इसके एंगल की. यहां पे ये रेडियस है, तो वी हैव गॉट थीटा. अब देखो यहां पे हमारे पास तीन एक्सिस हैं, तो ये जो एंगल है ना थीटा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, एंड दिस इज अ कन्वेंशन जिसको हम चेंज नहीं करते. थीटा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द जेड एक्सिस. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर का, सबसे पहले इसका वेक्टर का रेडियस डिफाइन किया, इसके मैग्नीट्यूड डिफाइन किया. फिर हमने यहां पे डिफाइन किया कि ये जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है. ठीक है, ये हमने पता किया. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं इन द एक्स वाई प्लेन. तो हियर वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन. ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन. अब यहां पर ये जो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर हमने एक्स वाई प्लेन के साथ लिया है, इसका जो एंगल एक्स के साथ है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फाई. दिस इज व्हाट वी टर्म एज द फाई. ठीक है, तो ये हमने एक और कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फाई. ठीक है, सो दिस इज projection of the vector in x y plane. ओके, और इस प्रोजेक्शन का एंगल हमने एक्स एक्सिस से निकाल लिया. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये तीन चीजें डिफाइन कर देते हैं, थीटा डिफाइन कर देते हैं, आर डिफाइन कर देते हैं और फाई डिफाइन कर देते हैं, तो हम एक्चुअली इसकी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, दैट इज इन अ स्फीयर. तो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू डिफाइन in the three-dimensional space. So that is what we have as the spherical coordinates r, theta, and phi. Okay, so that's what we have is defined, the vector in the xy plane. Clear? Okay, so that's
द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, अगर हम ये ऐसे बना दिया ना, जैसे ये बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और बना देता हूं। थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। लेट अस से हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, यहां पे मेरे पास ग्रिड भी बनी हुई है, तो यहां पे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, और ये हमारे पास लाइन है। So this is what we have as the z-axis, this is what we have as the y-axis, and this is what we have as the x-axis। वैसे मैं ज्यादा कंफर्टेबल इसको x और इसको y मानने में होता हूं, लेकिन ठीक है, जैसे माना जाता है वही हम कर रहे हैं, हर किसी किताब में यही लिखा हुआ है। तो हम जरा एक वेक्टर बना दें। तो यहां से हमने वेक्टर बनाया, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द वेक्टर r। ओके, अब इस वेक्टर r की अगर हम पोजीशन बनाते हैं, तो चलिए जरा हम इसका बॉक्स बना दें। ओके, ये पूरा का पूरा बॉक्स हमने बना दिया। अब ये जो एंगल है, ये है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब अगर छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, लेट अस वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहां पर हमारे पास ट्रायंगल है, लेट अस से हमारे पास ये O है, दिस पोजीशन इज O, and we have this position as let's say this is A, B, C and D, ठीक है, this is A, B, C and D, okay, and this position is, let us say, P, this is Q and this is R, ठीक है, this is P, Q and R। तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स मिल गए, O, P, Q, R, ठीक है, एंड यहां पे हमारे पास A, B, C, D। तो दीज आर द इक्वेशंस विच वी हैव। अब अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करें, लेट्स कंसिडर अ ट्रायंगल, यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाता है। वो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ओ, ठीक है, ये पोजीशन हमारे पास है सी, और ये पोजीशन हमारे पास है ए, और ये एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है, ये है द हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, और ये है द ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास अगर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स याद हो, तो सीधी सी बात है, ओ ए इज इक्वल टू आर, आर कॉस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, ठीक है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड ओ ए इज नथिंग बट जेड, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाता है। तो हमें जेड की वैल्यू मिल गई, यहां पे आर कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ जेड हेयर, ठीक है। अब अगर आप ए सी की बात करें, ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू आर वेक्टर साइन थीटा, तो दिस इज आर cos theta and this is r sin theta। मजेदार बात यह है कि अगर मैं ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं,
OQ, which is the projection of the vector in the XY plane. This is the projection of the vector in the XY plane. This again will turn out to be R sine theta. This is the projection of the vector in the XY plane. This is R sine theta. अब यहां पर इसको हमने डिफाइन किया है phi. दिस इज phi. तो चलिए एक और ट्राइंगल बनाते हैं. एक और ट्राइंगल हम बनाएंगे तो यहां पर हमारे पास फिर से है a triangle. This again is O. ठीक है. Now this is P. This position is P. ठीक है. This is phi and this is Q and this is R sin theta. ठीक है. अब अगर हम OP की बात करें, OP की बात करें तो OP will be equal to R sin theta cos phi. This will be R sin theta cos phi. And this OP is nothing but X. X is equal to R sin theta cos phi. ठीक है. Further, अगर मैं Y की बात करूं तो Y will turn out to be R sin theta sin phi. क्योंकि Y क्या है? Y is nothing but this part and this part is again PQ. PQ. So PQ is the Y part and that is going to be the perpendicular, that is sin phi. So this is R sin theta sin phi. अब मुझे नहीं पता आपको 10th के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री कितने बढ़िया तरीके से की थी. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया तरीके से की थी तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया तरीके से नहीं की थी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन एनीवे अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो बस इतना याद रख लीजिए कि यहां पर इस सिंबल के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ जाती हैं. आर की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो सीधा सीधा इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये तो सीधा सीधा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है. और यहां पे अगर हम एक्स की बात करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस फाई है. y की बात करेंगे तो r sin थीटा sin phi है. phi की बात करेंगे तो tan इनवर्स x बाय y बाय x है. और अगर आप z की बात करोगे तो z इज इक्वल टू r cos थीटा है. ठीक है. सो दीज आर द conversion of Cartesian coordinate into the spherical coordinates. So that is what we talk about, the conversion of Cartesian coordinates into the spherical coordinates. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट तो हमने कर दिया, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है जहां पर हमें एक्स वाई जेड को आर थीटा और फाई से सब्स्टिट्यूट करना है. अब खतरनाक सी इक्वेशन बनती है ये खतरनाक सी इक्वेशन ये है. अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, दिस इज एच क्रॉस. अब एच क्रॉस अपने आप में एच बाय 2 पाई होता है. दिस इज बोहर्स कांस्टेंट जो यहां पर यूज किया गया है. तो दिस इज the Schrodinger's equation in spherical coordinates. तो this is what we call as Schrodinger equation, polar और spherical coordinates. तो यहां पर ये हमें r थीटा और phi, ये psi की वैल्यू देता है, psi in r theta and phi, and these are called atomic orbitals or hydrogenic orbitals, which are the fact mathematical functions of the coordinates of the electron associated with each energy state. तो ये हमारे पास है Schrodinger's equation in spherical coordinates. आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब हमने ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको सॉल्व कर लिया तो अब इसका आउटकम क्या आने वाला है. होपफुली ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा. इनफैक्ट कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब कुछ समझ में आए. यहां पे अगर जब समझ में ही नहीं आया होगा तो उसमें कंफ्यूजन क्या है. ये फैक्ट्स हैं, आपने इन चीजों को देख लिया है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू सी. I am not going to solve this equation. I'm just going to give the result of this equation in the next class. That is going to be tomorrow. तो कल की क्लास का आप इंतजार कीजिए. मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं.
So you can use the code AV Live, which will give you the 10% discount on the subscription, which could be the Iconic subscription, which could be the Plus subscription. तो you can use the code AV Live for the Iconic and the Plus subscriptions. यहां पर आपको पास 24 महीने का कोर्स भी है, 12 महीने का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है। अब इस समय अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक आपके लिए 12 महीने का कोर्स वुड बी मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी पता नहीं है। देखो अभी हमारा पास चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आपके पास 8 महीने तो लॉजिकली पड़े हैं। अगर एक आधा महीना और डिले हो जाता है तो यू आर गोइंग टू गेट इवन मोर टाइम, यू वुड बी रिक्वायरिंग मोर टाइम। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं तो अगर 12th पास की बात करें तो 12th पास के अंदर आपके लिए 12 महीने का कोर्स है। 12th स्टार्टिंग के लिए भी आपके लिए 12 महीने का कोर्स है। अगर आप 11th स्टार्टिंग है तो आपके लिए 24 महीने का कोर्स है। 11th स्टार्टिंग यानी कि 2023 वालों के लिए इट इज 24 मंथ्स, 2022 वालों के लिए इट इज 12 मंथ कोर्स, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब यहां पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है, यहां पे आपको इसके अंदर भी 10% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड एवी लाइव। आइकॉनिक के अंदर वी हैव द ऑप्शंस। अगर हम यहां पे बात करते हैं प्लस की, तो यहां पे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आइकॉनिक की बात करते हैं तो ये प्लस का सारा बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ 1:1 लाइव मेंटरशिप है, लाइव डाउट सॉल्विंग, यानी कि इसके अंदर प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपको अन अकेडमी की तरफ से दो जो स्पेशल अन अकेडमी के ब्रांडेड नोट्स हैं वो भी आपको फ्री मिलते हैं। They are delivered at your doorstep in the Iconic subscription. So you can go in for 18 months, 12 months or 24 months Iconic subscription. इसके अंदर आपको अन अकेडमी के नोट्स भी डिलीवर हो जाते हैं at your doorstep. Use the code AVLive and join with us. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और अब से थोड़ी देर के बाद यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस सेशन फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। एंड साथ ही साथ आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। यू हैव द ड्राइव लिंक ऑल्सो, जहां से आप सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा इस सेशन को, जिससे कि आपके सारे के सारे फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको ये नोट्स आप डाउनलोड कर, ये इसके जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। सो गो अहेड विद दिस नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, और आज भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, बहुत सारी और क्लासेस हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे श्रोडिंगर इक्वेशन के पार्ट 2 में। टिल देन, बाय बाय।